आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 का एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डीपली डिस्कशन करते हैं, जो पूर्व के परीक्षा में पूछे भी गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें से हम उसी प्रश्न को लाए हैं जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए विशेष है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम डिस्कशन कराए थे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। दोनों की संरचना पे बहुत सारे प्रश्न बने थे पिछले चैप्टर में, उसको हम लोग किया था। अब इस चैप्टर से मुख्य रूप से समझिए कि मानव में होने वाली जनन संबंधित बीमारियां क्या है, उसका उपचार कैसे होंगे, यही सब टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए बिना देर करते हम आरंभ करते हैं ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल का डिजिटल प्लेटफॉर्म चैनल, जिसपे क्लास 12 के चैप्टर 4 के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हम बिना देर किए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं आपके बीच। आपके सामने है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि कॉपर टी रोकता है। अब कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, यूट्रस के दीवारों पर भ्रूण आरोपण को और रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। कॉपर टी यह गर्भ निरोधक की एक विधि है जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक छोटी सी तस्वीर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में फिगर नंबर 4.2 में दिया हुआ है एक CUT कॉपर टी को। इस तस्वीर को देखकर हम समझ सकते हैं कि यह जो है आकृति यह कॉपर टी है और इसको सेट किया जाता है मादा के गर्भाशय में। अब समझिए कहाँ सेट किया जाता है, मादा के गर्भाशय में। और मादा के गर्भाशय में जब सेट किया जाता है तो यह काम कैसे करता है, तो इसका हम थोड़ा सा डीपली रूप से चलते हैं आपके बीच में डिस्कशन में देखते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम तस्वीर को लेंगे। इस तस्वीर को पहले भी आप बनाए होंगे, हम फिर से बना रहे हैं। अब देखिए यह पार्ट्स जो है सो गर्भाशय है। यह पार्ट्स को हम बोलते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय कह रहा है कि हमारा इसके अंदर जो भी पार्ट्स है वह ब्लैंक होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, इसमें किसी भी चीज को रहना नहीं चाहिए। अगर कोई रहेगा तो यह गर्भ को अपने अंदर आरोपित नहीं करेगा, यानी गर्भ का निर्माण नहीं करेगा। अब थोड़ा सा निषेचन की क्रिया को हम भी देख लेंगे, आखिर होता क्या है। यहां से मान लिया जाए यह हमारा ओवरी है और यहां से चलते हैं एक फूला हुआ पार्ट्स होता है, फिर ट्यूब। यह हमारा फलोपियन ट्यूब है। मालूम है कोपुलेशन के दौरान बहुत सारे स्पर्म वेजाइना, इस पार्ट्स को हम वेजाइना बोलते हैं। समझिएगा, इस कॉपर टी से संबंधित सारे प्रश्न आपका क्लियर हो जाएंगे। इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है इस वेजाइना में आउट होंगे और यहाँ से बड़ी तेज से दौड़ लगाएंगे, तेज दौड़ लगाएंगे और पहुंचेंगे एम्प्यूला तक। और इधर से एम्प्यूला में हम देखेंगे
कि ओवरी के द्वारा एक अंडा मुक्त होगा, इस अंडा को पकड़कर एम्प्यूला तक पहुंचाया जाता है और इधर से स्पर्म आया, इधर से स्पर्म आया। तो अब समझेंगे यह फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन है? एम्प्यूला रीजन है, एम्प्यूला रीजन। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो हमारा यही फैलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन? एम्प्यूला रीजन में। निषेचन के बाद यह दोनों कोशिका दोनों आपस में मिलकर एक जाइगोट का निर्माण कर लेती है, एक जाइगोट का निर्माण कर लेती है और यह जाइगोट अपने अंदर क्लीवेज बनाता है। 2 कोशिका, आगे बढ़ेंगे इसमें 4 कोशिका, फिर आगे बढ़ेंगे 8 कोशिका, फिर इस प्रकार 16 कोशिका, इस प्रकार से बनेंगे 32 कोशिकाएं। और जब यह बन जाएगा ट्रोफोब्लास्टोसिस्ट, तब यह गर्भाशय में इन करेंगे और यहाँ पे आकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएंगे। गर्भाशय की दीवार से चिपकने के बाद गर्भाशय इसको चारों तरफ से घेर लेगी। देखिए ये गर्भाशय का उत्तक जो है इसको चारों तरफ से घेर लेगी, इसी को बोलते हैं गर्भ आरोपण। याद रखिएगा, इसी को बोलेंगे हम गर्भ आरोपण, गर्भ आरोपण। तो इससे जो 2-3 ऑप्शन पूछा था, गर्भ के आरोपण, निषेचन, किसको रोकता है, तो हम समझेंगे यहां से स्पर्म का वेजाइना में आना, सर्विक्स होते हुए, यूट्रेस होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुंचकर निषेचन की क्रिया को करेगा। निषेचन के बाद वह निषेचित अंड जो है वह वृद्धि करते हुए ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट गिर जाएगा यूट्रेस में और यूट्रेस के दीवार में जहां पे गिरेगा उस चिपका लेगी या चारों तरफ से उसको घेर लेगी। मैटरनल यूट्राइन टिश्यू जो है चारों तरफ से घेर लिया। अब देखिए इसके अंदर बच्चा का निर्माण होगा, चारों तरफ से अपने अंदर धंसा लिया। इसी क्रिया विधि को बोलते हैं गर्भ आरोपण। तो यहाँ पे यह आरोपण हुआ, फिर इसके बाद एक समय अवधि के बाद बच्चे का निर्माण होंगे। पूर्ण होने के बाद बच्चे जो है इसी जनन नाल से बाहर निकल जाएंगे, इसी जनन नाल से बाहर निकल जाएंगे। यह एक समान क्रिया विधि है। अब इसको रोकना है। अब हमको जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जिस विधि को अपनाते हैं, यानी गर्भाधारण की रोकने की जो विधि को अपनाते हैं, उसे ही कहते हैं गर्भ निरोधक विधि। और कॉपर टी गर्भ निरोधक की एक कृत्रिम यांत्रिक विधि है, जिसका डीपली चर्चा हम लोग कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। अभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए केवल कॉन्सेप्ट थोड़ी सी समझेंगे। अब यह यूट्रेस, अब समझ क्रिया विधि को समझेंगे। यह यूट्रेस अब कहता है कि हमारे अंदर अगर कोई भी पदार्थ पहले से है, कोई पहले से है, तो हम इसमें गर्भ को ठहरने नहीं देंगे। कोई पहले से है तो हम इसमें गर्भ को ठहरने नहीं देंगे। तो मान लिया जाए कि इससे पहले जो बनती थी आकृति वो समान कॉपर टी हुआ करते थे, समान एक टी हुआ करते थे, जिसको इसमें डाल दिया जाता था गर्भाशय में। अब यह गर्भाशय का कहना था, इसके दीवार से चिपका हुआ, आंतरिक दीवार से चिपका हुआ है, तो ये गर्भाशय जो है निषेचित अंडा को अपने अंदर चिपकने नहीं देगा। तब निषेचन की क्रिया हो जाती। कौन सा? समान अवस्था में जो था लिप्स लूप्स, इसको बोले थे हम लिप्स लूप्स, लिप्स लूप, जो पुराने जमाने की विधि थी कॉपर टी से पहले। ये क्या करता था? गर्भाशय का कहना है कि हमारे अंदर पहले से कोई अगर है तो हम उसमें फिर से गर्भ को ठहरने नहीं देंगे। तो इधर से अंडा निषेचित होकर आता, इधर से अंडा निषेचित होकर आता, निषेचन की क्रिया होती, लेकिन अपने अंदर वह चिपकने नहीं देता, कहीं पर एडजस्ट नहीं करने देता, जिससे एक समय के बाद यह अंडा टूटकर अब फिर योनि मार्ग से बाहर हो जाता। तो इस स्थिति में क्या था कि गर्भ निरोधक की तो काम हो जाती थी, अब इसका फेल होने का चांस बढ़ने लगा। इसमें से क्या है कि दीवार से न चिपक कर कभी कभी यह बीच में रह जाए, यह दीवार से आंतरिक दीवार से पूरा नहीं चिपके
अगर यह बीच में एडजस्ट है, इधर खाली है, ऊपर से जो आएगा अंडा ये अपने आप में चिपका लेगा और फिर बच्चा का निर्माण होने लगेगा। तो इस स्थिति में क्या है कि गर्भ निरोधक विधि भी अपनाई हुई है लिप्स लूप्स, और इधर बच्चा का भी निर्माण हो रहा है। तब हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें कॉपर आयंस को जोड़ दिया, इसमें कुछ कॉपर आयंस के मेटल्स को जोड़ दिए इसमें। अब वह क्या करता था, समय समय पे कॉपर आयंस का स्राव करता था। वह कॉपर आयंस क्या करेगा, ये स्पर्म जो ऊपर की ओर जाएगा, ये स्पर्म को देख रहे ऊपर की ओर जाएगा, तो स्पर्म को वह ताकत विहीन बना देगा। ये कॉपर आयंस जो इधर से आएगा, एक कॉपर आयंस जो इधर से आ रहा है, रिलीज हो रहा है, कहां पे, सर्विक्स से लेकर वेजाइना में। ये स्पर्म तो आया ठीक, लेकिन स्पर्म को जो मोटिलिटी पावर है, ऊपर चढ़ने यहां तक पहुंचने की ताकत है, उसी को समाप्त कर देता था, उसी को मार देता था, जिसको बोलते हैं भक्षाणु क्रिया। यानी स्पर्म को भक्षण कर जाता था, उसको किसी किसी को साफ मार देता था, किसी को चलने फिरने में असमर्थ कर देता था। तो अब वहां से अब यह स्पर्म इतना कमजोर हो गया कि यहां तक पहुंच नहीं सकता है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया को रोक दिया। कौन रोका, CUT, कॉपर टी, किसके क्रिया को रोक दिया, निषेचन की क्रिया को रोक दिया। तो पूरे कॉपर टी के शुरू से अभी तक बनावट के कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा। अब यहाँ आंसर है कि कॉपर टी रोकता है। किसको कॉपर टी रोकेगा, तो अंडोत्सर्ग को रोकेगा नहीं, यूट्रस के दीवार पर भ्रूण आरोपण से रोकता तो है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। अब यह सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसको रोक दिया, स्पर्म को मार दिया, तो निषेचन होगा, नहीं होगा, तो किसको रोक दिया, निषेचन को रोक दिया। फिर इसी से दूसरे प्रश्न भी आएंगे आपको, कॉपर टी का क्या कार्य है। कॉपर टी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसको बार बार याद कीजिएगा। कॉपर टी का क्या कार्य है, युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकता है, निषेचन को रोकना है, रोना लिखा गया इसमें मिसप्रिंट है, रोकना, और उत्परिवर्तन का कार्य करना। सीधा आंसर क्या होगा, निषेचन को रोकना। नेक्स्ट हम चलेंगे, देख रहे हैं कॉपर टी के रोक किसको रहा है, निषेचन को। आप तस्वीर देख रहे हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD, यानी वह डिवाइस, वह मशीन जो गर्भाशय में लगाई जाती है। तो इंट्रा मतलब क्या होगा, अंदर, अंदर, इसको कभी कभी अंतः भी बोलते हैं। और यूटेराइन के मतलब गर्भाशयी, गर्भाशयी, और डिवाइस के मतलब युक्ति यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइस के मतलब कोई मशीनरी भी हो सकती है। तो एक ऐसा उपाय जो लगा दिया जाएगा यूट्रस में, और यह यूट्रस निषेचन की क्रिया को रोक देगा, गर्भाधारण को रोक देगा। तो इसी को गर्भ निरोधक विधि IUD कहा जाता है। यहां देखेंगे दो प्रकार के हैं, एक हार्मोनल IUD और एक कॉपर IUD। हार्मोनल IUD एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन रहते हैं, और कॉपर IUD में कॉपर आयंस, देखिए इसमें कॉपर की कुछ तत्व है जो समय समय पर कॉपर आयंस इसमें मोचित करेंगे, कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे। कॉपर आयंस के रिलीज करने से क्या होगा कि जो भी स्पर्म इसमें रहेंगे, जो भी स्पर्म इसमें आएंगे, उस सब स्पर्म को मार ले चल जाएगा। तो स्पर्म में जब मर जाएगा तो निषेचन होगा ही नहीं। तो यही काम करता है कौन, कॉपर टी। क्वेश्चन यही है, कॉपर टी का क्या कार्य है, तो निषेचन को रोकना। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय में कॉपर टी के प्रभावी एवं अंतःस्रावी युक्ति होने का कारण है, यानी किस कारण से कॉपर टी को सबसे अधिक प्रभावी माना गया है। पहला है शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी। बताए थे कि शुक्राणु को या तो मार देता है, तो इतना कमजोर बना देता है कि चलने फिरने में असमर्थ होता है बेचारा, एम्प्यूला तक पहुंचेगा ही नहीं। एम्प्यूला तक पहुंचा नहीं तो निषेचन की क्रिया में कमी हो जाएगी। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने से शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में कमी, ये भी सही। तीसरा है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। बताए थे उसको मूव
गति यानी चलने फिरने की क्षमता को समाप्त कर दिया, पूंछे को तोड़ दिया उसका। ये देख रहा है ना, ये स्पर्म की तस्वीर है, इसके पूंछे को डैमेज कर दिया। जब पूंछ डैमेज होगा तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो गतिशीलता में कमी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? पात्रे समझिए कोई भी पात्र, बर्तन, देहाती भाषा में यूज कर लेंगे बर्तन, या वैज्ञानिक भाषा में इसको हम यूज कर सकते हैं, कह देंगे परख नली। परख नली। निषेचन समझ रहा है जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा। तो इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन यानी परख नली निषेचन, इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। याद रखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत नहीं आता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, अंतःगर्भाशयी बीज सेचन, भ्रूण स्थानांतरण और अंतःगर्भाशयी युक्ति। अभी हम लोगों ने देखा ये सब एक विशेष प्रकार का बांझपन को दूर करने की तकनीक है। 3 तकनीक जिसको हम लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी क्लास में। अभी देखे थे अंतःगर्भाशयी युक्ति, ये किसको बोला जाता है? तो CUT, कॉपर टी को कहा जाता है। तो कॉपर टी का पात्रे में निषेचन करवाना है, कॉपर टी निषेचन रुकता है, तो इसका कहीं भी इसमें इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो सीधा आंसर हम इसको मारेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमरा कि आखिर पात्रे निषेचन है क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। तो ऐसे दंपति जो शादी के 3-4 साल बाद भी असुरक्षित सहवास के बावजूद भी अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्हें हम बांझपन की श्रेणी में लेते हैं। समझिएगा, 3-4 साल बाद असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी जब वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तब उसको हम कहेंगे, उस बीमारी को बोलते हैं हम बांझपन। अंग्रेजी में बोलेंगे इनफर्टिलिटी। अब क्या होता है कि समान रूप से जब डॉक्टर के पास में जाते हैं ऐसे दंपति, पति और पत्नी दोनों, अच्छा बांझपन में ये नहीं कहा जा सकता है कि महिला में ही खाली बीमारी होती है। यह बीमारी महिला का भी हो सकता है और यह बीमारी के कारक पुरुष भी हो सकते हैं। तो समान रूप से उस महिला और पुरुष जाते हैं गायनकोलॉजिस्ट के पास, उनकी परीक्षण करते हैं। कुछ जब उन दोनों के अंगों का परीक्षण किया जाता है, कोई खराबी नहीं होता है, कुछ हार्मोनल बैलेंस या फूड हैबिटेट की वजह से निषेचन नहीं हो पाते हैं, तो डॉक्टर की दवा से दूर हो जाती है बीमारी और फिर से वो गर्भधारण कर लेते हैं, वह दंपति अपने संतान को उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे दवा खाने के बावजूद भी वह दंपति अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तब डॉक्टर कहता है कि आप एक तकनीक अपनाइए, जिस तकनीक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, पात्रे निषेचन, परख नली शिशु निषेचन। तीनों नाम एक ही है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि पात्रे निषेचन क्या है। अच्छा, अंग्रेजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी नाम एक ही है। तो तीनों नाम को हम समझेंगे, क्रिया विधि को समझेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है, किसमें, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के सभी क्रियाओं को समझेंगे। जब दवा खिलाकर डॉक्टर थक जाता है तो तकनीक अपनाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उसमें क्या करते हैं कि अगर पुरुष के स्पर्म जू स्पर्मिया हो, यानी उसके अंदर स्पर्म हो ही नहीं, साफ स्पर्म नहीं है, तो किसी दाता पुरुष से स्पर्म को लिया जाता है। अगर महिला के पास में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा हो तो किसी दाता महिला से ओवम लिया जाता है, या दोनों का स्पर्म और ओवम ठीक हो लेकिन किसी कारण बस निषेचन नहीं हो पा रहा है, निषेचन हो भी पा रहा है तो इम्प्लांट नहीं हो रहा है, यानी
गर्भाशय के अंदर आरोपित नहीं हो पा रहा है, लेकिन गर्भाशय स्वस्थ है, वह बच्चे को पालने योग्य है, तब इस स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी डॉक्टर सलाह करते हैं। और टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए पति पत्नी का अंडाणु और शुक्राणु को पहले संग्रह किया जाता है। कैसे करेंगे वह देखेंगे। सबसे पहले मेल से, यहाँ पे देख रहे हैं, मेल से सबसे पहले मेल का जांच किया जाएगा, फिर उसके बाद फीमेल का जांच किया जाएगा। देखिए, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। अब फीमेल में टेस्ट ट्यूब बेबी का जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहला काम होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ये देखेंगे तस्वीर, इस पूरे पार्ट्स को, इतना वाला पार्ट्स को हम बोलते हैं गर्भाशय, ए वाला पार्ट्स हो गया अंडाशय, यहाँ से यहाँ तक की फैलोपियन ट्यूब, ई वाला भाग हो जाएगा सर्विक्स और ई वाला भाग हो जाएगा वेजाइना। इसके बाद बाह्य जनन अंग है। यह आंतरिक संरचना है एक मादा जनन अंग की। तो इसमें क्या किया जाता है, इधर देख रहा है अंडा की वृद्धि हो रही है, तो समान अवस्था में एक अंडा का निर्माण होगा, लेकिन जिस महिला को टेस्ट ट्यूब किया जाएगा उसके अंदर ओवेरियन स्टिमुलेटिंग एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिस इंजेक्शन का नाम है FSH, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, इंजेक्ट कर दिया गया या 20-25 दिन पहले दवा खाने के लिए दिया जाता है। बार बार डॉक्टर को देखा जाता है कि कब इसका ओव्यूलेशन होने वाला है, यानी अंडा का निर्माण होने वाला है। तो देखते रहते हैं। फिर जब इसका अंडा परिपक्व हो जाता है तो डॉक्टर अंडा को फोड़ने के लिए या तो प्राकृतिक रूप से, हम बताए थे, LH हार्मोन देगा। जैसे LH हार्मोन का इंजेक्शन देगा, बहुत सारा समान अवस्था में एक अंडा, जब सुई देंगे तो एक से अधिक अंडा भी विकसित हो सकता है। तो देखेंगे, अब वहां पे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर देखते हैं कि लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट ओवरी है, ये राइट ओवरी है, किस ओवरी में अंडाणु बन रहा है। तो जिस ओवरी से अंडाणु बन रहा होता है, देखिए, कैथेटर ट्यूब द्वारा लगाकर इस अंडाणु को खींच लिया जाता है और इसमें देखिए एक ट्यूब में अंडाणु को खींच कर डाल दिया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहला स्टेप है कि उस महिला के अंदर से दवा देकर ओव्यूलेशन की क्रिया करवाई जाती है। ओवम को कैथेटर ट्यूब के द्वारा खींचकर इस एक ट्यूब में डाल दिया गया, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, उसी के पति से या किसी दाता पुरुष से सीमेन को लिया जाता है और सीमेन का प्रीपरेशन किया जाता है। बताए थे, सीमेन में सेमाइनल प्लाज्मा भी है और स्पर्म भी है। तो सेमाइनल प्लाज्मा को स्पर्म से अलग किया जाएगा। अब समझिए, इस सेमाइनल प्लाज्मा है, इसके अंदर स्पर्म है, तो सेमाइनल प्लाज्मा को घुला दिया जाएगा, बाहर किसको निकाला जाएगा, स्पर्म को। तो देखिए, यहाँ पे प्रिपरेशन कर लिया गया, किसका, स्पर्म का हो गया। यहाँ पे डाल दिया गया किसको, इस ट्यूब में अंडाणु को, और यहाँ पे शुद्ध रूप से शुक्राणु को ले आया गया। अब इंजेक्ट के माध्यम से देखिए, इस अंडाणु में एक शुक्राणु को सीधे उसके अंडाणु के सीधे साइटोप्लाज्म में, ऊप्लाज्म या उसके केंद्रक में, यहाँ पे छोड़ता तो ऊप्लाज्म होता, या उससे भी अधिक तक केंद्रक में इंजेक्शन द्वारा किसको इंजेक्ट कर दिया, तो एक स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये अंडाणु है, अंडाणु में सुई के द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट किया गया। इस विधि को बोलेंगे अंतः शुक्राणु निषेचन। अंतः शुक्राणु निषेचन अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन या अंतः शुक्राणु निषेचन, केवल नाम बदल बदल के पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, अब यहां से स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन हो गया। देखिए, यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो गया, अब यह बच्चा बनाने लगा। तो
इम्ब्रायो कल्चर किया गया एक ट्यूब में, मतलब इम्ब्रायो की वृद्धि को देखा गया कि एक कोशिका से 2 बना कि नहीं, 2 से 4 बना कि नहीं, 4 से 8, 8 से 16 बना कि नहीं बना। अब यह बढ़िया से इम्ब्रायो कल्चर, इम्ब्रायो वृद्धि कर रही होती है कहाँ पे, तो प्रयोगशाला में। ये सब क्रिया कहाँ पे हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है। अब देख लिया कि इम्ब्रायो प्रॉपर रूप से वृद्धि कर रही है, तो इस इम्ब्रायो को फिर से कैथेटर ट्यूब के माध्यम से लेकर और वेजाइना के द्वारा सर्विक्स होते हुए और इसके यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके यूट्रस में डाल दिया जाएगा। तो इसके यूट्रस में डालने को बोलेंगे अंतः भ्रूण स्थानांतरण, यानी इंट्रा यूटेराइन इम्ब्रायो ट्रांसफर। याद रखिएगा, यह इम्ब्रायो बाहर में है और इम्ब्रायो के लेकर गर्भाशय में डाल दिया गया तो कहलाएगा अंतः गर्भाशयी भ्रूण स्थानांतरण। याद रखिए, शब्द को देखिएगा। अगर इससे छोटी ये तो ब्लास्टोसिस्ट को डाला गया, मोरूला क्लीवेज को अगर हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते, यहां से उठाकर ट्यूब के द्वारा इधर से सीधे इंजेक्ट यहां फैलोपियन ट्यूब में कर दिया जाता, तो वह कहलाता इंट्रा फैलोपियन इम्ब्रायो ट्रांसफर। अंतः अंडवाहिनी भ्रूण स्थानांतरण। जहां पे भ्रूण को डालेंगे वह नाम हो जाएगा। अंत मतलब अंदर, स्थानांतरण मतलब था कहीं और, अब पहुंचा दिया गया कहीं और। तो 2-3 नाम को आप समझ गए होंगे। ये सब किसकी क्रिया हो रही है, ये सब क्रिया किसकी हो रही है, समझिए। ये सब क्रिया हो रही है टेस्ट ट्यूब बेबी का। किसका क्रिया हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी को बोलेंगे हम पात्रे निषेचन, इसी को बोलेंगे पात्रे निषेचन। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक विधि को देखिएगा। अब यह गर्भाशय में जैसे ही यह भ्रूण स्थानांतरित हुआ, यह गर्भाशय अपने अंदर इम्प्लांट कर लेगा और इम्प्लांट के बाद यह धीरे धीरे बच्चा का निर्माण करेगा और समय समय पर डॉक्टरी देख रेख के बाद ठीक 9 महीने के बाद वह महिला समान रूप से अपने संतान को उत्पन्न कर सकती है। तो यह एक तकनीक हुआ बाझपन को दूर करने का, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन। अब आ जाइए हम लोग आ जाए फिर से इस प्रश्न में। अब इस प्रश्न को समझ में आएगा बढ़िया से कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो हम देखे थे अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, यानी यह अंडाणु था। हम देखे थे यह अंडाणु था और अंडाणु के अंदर न्यूक्लियस था और इसके अंदर सीधे क्या किया गया था, इन सुई के द्वारा, एक सुई के द्वारा सीधे स्पर्म को, किसको, स्पर्म को, सीधे स्पर्म को, इसमें स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया था। तो यह विधि कहलाएगा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन। की विधि तो हुई थी किसमें, पात्रे निषेचन टेस्ट ट्यूब में। दूसरा है अंतः गर्भाशयी बीज सेचन। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी एक टेस्ट ट्यूब की ही विधि है। इसमें गर्भाशय के अंदर क्या कर रहा है, बीज सेचन कर रहा है। तो यह विधि कब अपनाई जाती है, यह समझेंगे। पात्रे निषेचन बाहर है कि जब कोई मेल अपने पार्टनर को इनसेमिनेशन में असमर्थ होता है, यानी उसके पास शुक्राणु तो गुड क्वालिटी का है लेकिन इनसेमिनेट नहीं कर सकता है, यानी अपने सीमेन को वह वेजाइना में डालने में असमर्थ होता है, यहां तक नहीं पहुंचा सकता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, सीधे उस, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसके लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं इसके मुख्य कारण।
जिसका थ्योरी क्लास में चर्चा की है, या आने वाले दिनों में उसका वीडियो बना के डाल देंगे कि क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें मेल जो है अपने पार्टनर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वेजाइना में सीमेन को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका सीमेन गुड क्वालिटी का है, उससे बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, सीधे उसके इपिडिडाइमिस या टेस्टिस से स्पर्म को प्राप्त करके और इस महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट कर देता है कैथेटर ट्यूब के द्वारा। समान की नेचुरल क्रिया है नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं अंतःगर्भाशयी बीज सेचन। बीज सेचन को अंग्रेजी में कहा जाता है इनसेमिनेशन। यह नेचुरल तरीका से कहाँ होगा, तो मेल पार्टनर के द्वारा फीमेल पार्टनर के वेजाइना में। लेकिन मेल पार्टनर के अंदर बीमारी है तो क्या करेंगे, इसके सीमेन को कलेक्ट करके या सीधे इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। अब इस स्पर्म के पास क्षमता है कि एम्प्यूला तक पहुंच के निषेचन कर सकता है। तो इस विधि को बोलते हैं अंतःगर्भाशयी बीज सेचन। हम विश्वास है कि आप इसको समझ गए हैं। अब भ्रूण स्थानांतरण, जो अभी हमने देखा कि एक कल्चर ट्यूब में भ्रूण को बनाया गया था इंजेक्ट के माध्यम से, फीमेल के या तो यूट्रस में या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए थे। तो ये तीनों तकनीक आ जाता है किसके अंतर्गत, पात्रे निषेचन के अंतर्गत। केवल अंतःगर्भाशय युक्ति नहीं आता है, यह गर्भ निरोधक विधि है। तो हम केवल इस प्रश्न का उत्तर देना होता तो सीधे आपको बतला दिए थे, 1 मिनट काफी था, 30 सेकंड काफी था इसका उत्तर देने के लिए। लेकिन हमने चारों का डिस्कशन किया। चारों से जब भी प्रश्न पूछेंगे तो आपको संभवतः बन जानी चाहिए। आप अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और समझ कर देखा होगा तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर उस कंफ्यूजन पर हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है, तो इन विट्रो इन विवो दोनों इनमें से कोई नहीं। अभी बताए थे शरीर के बाहर हो रहा है तो इन विट्रो यानी प्रयोगशाला में हो रहा है, शरीर के अंदर होगा तो इन विवो। दोनों तकनीक को याद रखेंगे। यानी ये भी एक तकनीक है, निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर करवाई। जैसे हम देखे थे अभी मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर की चर्चा किए थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी कारण से वह निषेचन की क्रिया नहीं हो पा रहा है, और निषेचन की क्रिया इस फीमेल के ओवम को नहीं निकालकर फीमेल के अंदर ही करवा दे रहे हैं। जैसे या तो हम ले लेंगे स्पर्म को गर्भाशय में डाल देंगे, मेल पार्टनर अगर अक्षम है फीमेल में इंसेमिनेट करने के लिए तो उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो उसको गर्भाशयी बीज सेचन बोलते हैं यहाँ पे डालने की विधि को, और यहाँ से स्पर्म जाएगा इसको निषेचित कर देगा। या दूसरी विधि है सीधे एक शुक्राणु को लेकर इसके अंदर डाल देंगे। अब यह निषेचन हो गया। क्या था, केवल निषेचन नहीं हो सकता, या कभी कभी क्या होता है सर्विक्स का पूरा हॉस्टाइल हो जाता है, पूरी जाम है, तो स्पर्म को ऊपर नहीं जाने देगा, लेकिन अंदर का सब ठीक ठाक है। तो इस स्थिति में भी सीधे हम स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, कहाँ पे, यूट्रस में, या सीधे ओवम में डाल दिया जाता है, तो इससे भी निषेचन हो जाता है। तो जब बीमार महिला के यानी बांझ महिला के शरीर के अंदर किसी तकनीक के द्वारा निषेचन कराया जाता है तो उसे हम बोलेंगे इन विवो। शरीर के अंदर निषेचन हो ही नहीं सकता है, निषेचन युक्त तो माहौल ही नहीं है, उसको हम बाहर करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। क्लियर होना चाहिए आपका। इसका आंसर हो जाएगा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, तो इन विट्रो, और शरीर के अंदर होने वाले को क्या कहा जाएगा, तो इन विवो। अंदर पूछे या बाहर पूछे, इससे हमको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। सबको मालूम है 1951 में, समय नहीं बर्बाद करना है। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है, हार्मोनल विधि,
प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि चर्चा कर चुके थे। इसमें से तीनों विधि हो जाएंगे आंसर। हम देख रहे हैं तस्वीर में, तीनों विधि में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखेंगे प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आई थी एक पीरियोडिक अब्सिटेंस है, यानी मासिक चक्र के मध्य में जिस समय बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड, इस पीरियड को कैसे निकाला जाता है थ्योरी आवर में देखे थे। उस अवस्था में निषेचन से बचकर, यानी स्त्री और पुरुष जो है संगम से बचकर कोपुलेशन को एवॉइड कर देंगे तो बचा जा सकता है, जिसको बोला जाता है नेचुरल। नेचुरल की तीन विधि वहां पे चर्चा किए थे। और ये सब आ जाते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से। स्पर्मिसाइडल क्रीम स्पर्म को मार देगा, ये कंडोम है, ये भी कंडोम है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग आते हैं। कंडोम है, कॉपर टी है, गर्भ निरोधक गोली है, गर्भ निरोधक सुई है। अंतिम में सर्जिकल विधि है जिससे फलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है या वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। भासेक्टोमी और ट्यूबकटोमी किया जाता है। तो इसमें गर्भ निरोधक के तीनों विधि, हार्मोनल विधि, देखिए दवा के द्वारा क्या दिया गया, हार्मोन, इंजेक्शन के द्वारा क्या दिया गया, इसको बोलेंगे हार्मोनल विधि। प्राकृतिक विधि पीरियोडिक एब्सिटेंस, लैक्टेशनल एमुनेरिया और आउट ऑफ स्पर्म इंजेक्शन, तो वो तीन हो जाएंगे प्राकृतिक विधि। यांत्रिक विधि काट छांट देख रहे हैं, भासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये तीनों विधि किसके उपाय है, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के, यानी संतान को जन्म, अधिक संतान उत्पन्न हो रहा है तो संतान के जन्म को रोकने के लिए उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, सबको पता है, प्रति व्यक्ति आय कम जाएगी, कोई भी बता सकता है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है, पढ़िए, गोनेरिया, यूरेथ्राइटिस, एड्स, इनमें से सभी यौन संचारित रोग है। अब यौन संचारित रोग क्या, तो वह रोग जो यौन संबंध के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक, तो गोनेरिया किसी के पास में है, यौन संबंध बनाएगा फैल जाएगा, यूरेथ्राइटिस भी है, यौन संबंध बनाएगा फैल जाएगा, एड्स भी है, यौन संबंध से फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जनन अंग का मस्सा किसके द्वारा फैलता है, हेपाटाइटिस 1, हर्पिस विषाणु, ट्राइकोमोनास और पैपिलोमा विषाणु। अब समझिए जनन अंग का मस्सा क्या है। एक तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पे इस तस्वीर को देखिए, आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएंगे आपको कि ये जनन अंग के पास का स्किन है और इस स्किन पर देखिए कि उभर उभर कर निकला हुआ लोला टाइप का निकल रहा है, इसी को हम बोलते हैं जनन अंग का मस्सा। काफी घातक बीमारी है, इतनी घातक बीमारी है कभी कभी कैंसर का भी रूप ले लेती है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकते हैं। ये देखिए, ये वायरस अगर एक समान व्यक्ति के पास में आ जाएगा तो उसके पास भी यह बीमारी हो जाएगी। तो यह काफी चर्म रोग की श्रेणी में आता है। तो फैलता किससे है, तो बीमारी को देखिए कहाँ पे है, कैसे है, बड़ा भद्र टाइप का बीमारी है जनन अंग की मस्सा। फैल कैसे रहा है वो देखेंगे, यहाँ पे एक विषाणु है जिस विषाणु का नाम है HPV ग्रुप का विषाणु है। देखेंगे इस विषाणु की तस्वीर को देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब इस वायरस की तस्वीर को देखेंगे, वायरस के बारे में हम जानते हैं कि यह प्रोटीन का बना होता है और प्लस न्यूक्लिक एसिड इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, दो ही चीज होते हैं इसके पास में। तो हम देख रहे हैं इसका जीनोमिक DNA है, इसका अनुवांशिक पदार्थ किसका है, DNA है, और बाहर में कैप्सिड प्रोटीन L1 यही रिसेप्टर है जो हमारे त्वचा से जुड़ता है, और दूसरा में कैप्सिड प्रोटीन L2 है। बस दो प्रकार के प्रोटीन है और जीनोमिक DNA है, इसी से मिलकर बना होता है।
और यह वायरस का संक्रमण जब हो जाता है तो जनन अंग के आसपास के त्वचा में यह मस्सा नामक रोग को उत्पन्न करते हैं, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, बड़ा भयानक टाइप की तस्वीर है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको उत्तर मालूम हो गए होंगे कि जनन अंग का मस्सा किसके द्वारा फैलता है, तो जनन अंग के मस्सा को भी देख लिए, वायरस के तस्वीर को भी देख लिए, तब विश्वास है कि आप इसको भूलिएगा नहीं। वहां लिखा हुआ था पैपिलोमा विषाणु, ए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। कभी कभी अगर HPV दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, सीधे अंडाणु को शुक्राणु से सम्मिलित कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधा ही अंडाणु है, इसमें सीधे शुक्राणु को सम्मिलित करा दिए, प्रवेश करा दिए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पहले भी पढ़े थे, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन। अब अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण तो पता है, बाहर से भ्रूण को जब गर्भाशय में डालेंगे तो कहलाएगा अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। अंडवाहिनी स्थानांतरण फलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो अंडवाहिनी स्थानांतरण। अब भ्रूण स्थानांतरण विधि, तो ये दोनों तो भ्रूण स्थानांतरण विधि है। तो चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए, यहीं पे एक तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे हैं, ये ऊसाइट है यानी अंडाणु है। इस अंडाणु में क्या दिखेगा यहाँ पे, इस अंडाणु के अंदर शुक्राणु के पास क्षमता नहीं है कि इसमें प्रवेश कर जाए, भेज नहीं पाता, यानी उसका एक्रोसोम खराब हो। किस स्थिति में हम पढ़े थे कि एक्रोसोम के पास में स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है, जो कोरोना और जोना को घुलाकर ऊपलाज में प्रवेश कर जाता है। अब यह एक्रोसोम डिफेक्टिव हो, एक्रोसोम डिफेक्टिव हो तो उस स्पर्म के पास क्षमता नहीं है कि उस ओवम को निषेचित कर पाए। तो यह मर्दों की बीमारी, स्पर्म की बीमारी तो मर्दों की बीमारी। तो इस बीमारी में उस स्पर्म को सीधे इंजेक्शन में लेकर, अब देखिए सीधा डाल दिया गया किसके अंदर, ऊपलाज्म के अंदर, यानी अंडाणु के कोशिका द्रव में डाल दिया गया। अब इसके निकुलस के पास में क्षमता है कि इसके निकुलस से जाकर निषेचन करके अब बच्चा का निर्माण कर लेगा, इम्ब्रायो बनाएगा, इम्ब्रायो से क्या बनेगा, बच्चा बनेगा। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन। आपको पता हो गया होगा कि अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन हम कब करते हैं, किस बीमारी में करेंगे, मर्द की बीमारी में या औरत की बीमारी में करेंगे। तो क्लियर यहां तक हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किया जाता है, एक ये भी तकनीक है, इसमें किसका विश्लेषण किया जाता है वह अभी हम देखते हैं। पहले समझे कि एमनियोसेंटेसिस है क्या, इसको अब समझोगे। एमनियोसेंटेसिस, एक तस्वीर देखिए, यह जो है एक गर्भवती मादा के अंदर पल रहे भ्रूण के अंदर का फोटो है। ये अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर है, यानी मॉनिटर का प्रोब है। जब इस पे देखे कभी जाएंगे तो पेट पे एक लेप लगाता है, उसके बाद ऊपर से घुमाता है, तब बीमारी को पता लगाता है। अब यह अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्या करता है, इस पेट पे लेप लगाकर बच्चा की स्थिति को देखता है। और देखिए, हम पहले पढ़ाए थे कि गर्भाशय के अंदर ये पूरा का पूरा जो है वह बन रहा है, वह क्या है, ये पूरी की पूरी गर्भाशय है, बच्चा वृद्धि कर रहा है, तो चादर फैल जाता है, कोरियन, उसको क्या बोले थे, कोरियन फैल जाता है। और कोरियन है भीतर एमनियन, तो कोरियन के भीतर, इसके भीतर एमनियोटिक कैविटी है, पढ़े थे एमनियोटिक कैविटी है। और एमनियोटिक कैविटी के बीच में जो द्रव भरा हुआ है, जो पानी जैसा पदार्थ भरा हुआ है, उसको बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखिए, अल्ट्रासाउंड द्वारा देखकर
सुई लगाकर, बड़ा सावधानी से सुई लगाकर, बच्चा के माथा में ना भोंका जाएगा, माथा भोंका का बच्चा गया, बीमारी कराने गया, बच्चे मर गया। तो इसको भ्रूण में सुई को इंजेक्ट नहीं होनी चाहिए। काफी एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वह कितना एंगल से करेंगे उन्हीं को पता है। इंजेक्ट को करेंगे और इम्यूनेटिक फ्लूइड को निकाल लेंगे, किसमें? इंजेक्शन में। अब देखिए, इस इम्यूनेटिक फ्लूइड में इस बच्चा का कुछ कोशिका होता है, कुछ कोशिका इस बच्चा का होता है। अब इम्यूनोसिंथेसिस में क्या किया गया, तो इम्यूनेटिक फ्लूइड को बाहर निकाला गया और इसके अंदर से पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है आनुवांशिक रोगों को। कौन से रोग को? आनुवांशिक रोग को। मान लिया जाए किसी के खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी लंगड़ा, लुझा, अपाहिज पैदा हो रहा है, तो लगातार लंगड़ा लुझा पैदा हो रहा है, तो उसको स्वस्थ करने के लिए, आने वाले पीढ़ी को स्वस्थ करने के लिए, तो उसके क्रोमोसोम के बनावट से, उसके जीन के प्रोफाइल को देखने से पता चल जाएगा कि बच्चा अपाहिज पैदा होगा या स्वस्थ पैदा होगा। तो इसी को पता करने के लिए वो विधि अपनाई जाती है, इम्यूनोसिंथेसिस। इसके द्वारा आनुवांशिक रोग का पता लगाया जाता है। आनुवांशिक रोग हो तो मालूम है कि आनुवांशिक रोग को दूर करने के लिए इस बच्चे में जीन थेरापी की जाती है, जीन थेरापी की जाती है। और जीन थेरापी के द्वारा आनुवांशिक रोग फिर जांचा जाता है, दूर हो जाती है, तो बच्चा ठीक ठाक है। नहीं तो अंतिम में कोर्ट से परमिशन लेकर इस बच्चा को MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी एबॉर्शन कर दिया जाता है, ताकि यह बच्चा जो है से बीमार या अपाहिज या पोलियोग्रस्त पैदा न हो, उस माँ पे बोझ न पड़े, उस बाप पे बोझ न पड़े, उस परिवार पे बोझ नहीं पड़े, इस देश पे बोझ नहीं पड़े। क्या होगा कि हमारे देश में अधिकतम आदमी अपाहिज हो जाए तो देश क्या हो जाएगा? अपाहिज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए कानून है, MTP की परमिशन देता है। उस स्थिति में MTP के पास भी है, MTP पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि कब कितना डॉक्टर की आवश्यकता हो MTP करने के लिए। तो मुख्य रूप से इम्यूनोसिंथेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आनुवांशिक रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन सा फ्लूइड को निकाला गया? तो इम्यूनेटिक फ्लूइड को निकाला गया। तो इम्यूनोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। किसका विश्लेषण होता है? तो इम्यूनेटिक फ्लूइड का विश्लेषण होता है। लेकिन अभी एक और चीज बहुत ही कलंकित, समाज को कलंकित करने वाली घटना है कि इम्यूनोसिंथेसिस के द्वारा आनुवांशिक रोग को तो पता लगाया ही जाता है, लेकिन उस भ्रूण में 3 महीने से पहले, अभी क्या है कि जनन अंग बनेगा तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा नर है या मादा, नर है या मादा 3 महीने के बाद, क्योंकि हमको मालूम है कि 3 महीने के बाद बच्चे का सभी अंग का लगभग निर्माण हो जाता है, तो उसके जनन अंग को देखकर ये अल्ट्रासाउंड वाला जितना भी है लिखले रहता है कि हमारे यहाँ भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं की जाती है। लेकिन जब देखोगे तो बैक से 2-4 एजेंट को रखे रहता है, कोई जाता है तो ऐसे जांच का दाम है अगर 1000, बगल से कहेगा 5000। अब हम लोग सोचते हैं कि सर लड़का है कि लड़की, पता लगा लेते हैं, तनका मन का कम कर, ना कम ना होगा। ऐसी केस आपको लगभग हर क्षेत्र में जाइएगा, हर अल्ट्रासाउंड पे डेली 2-4 मिल ही जाएंगे। और उसको ले जाया जाएगा प्राइवेट से, उसको कोई लिखित रूप से नहीं दिया जाता है, जांच करके और उसके कान में बता दिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होती है तो फिर वो अपना प्रक्रिया में चला जाता है, जो कहा नहीं जा सकता है, बड़ी घृणित प्रक्रिया है। उसको काट कर, उसको मार कर, उसको गर्भ के अंदर ही उस बेटी को मार दिया जाता है, जो कि समाज की कलंकित कथा है। इस पे ज्यादा हम लोग चर्चा न करें। उससे पहले 3 महीना से पहले भी इस विधि के द्वारा पता लगा लिया जाता है कि जो भ्रूण में निषेचन हुआ है, यानी क्रोमोसोम का पता लगाया जाता है। क्रोमोसोम की संरचना को देखकर, क्रोमोसोम की संरचना को देखकर बता दिया जाता है कि लड़का है या लड़की है। अब उस समय जब 3 महीना से पहले का भ्रूण होता है, महीने 1.5 महीने का भ्रूण होता है, इम्यूनोसिंथेसिस के द्वारा आसानी से पता कर लेता है क्रोमोसोम की संरचना से, क्योंकि पता है कि क्रोमोसोम लड़के में X और Y
लड़की में एक्स और एक्स संरचना होती है। तो इस प्रकार देखकर लड़का लड़की का भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कौन सी विधि का? एमनियोसिंथेसिस का। तो इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कानून इस पर बना हुआ है। कहीं आपको ऐसा दिखाई दे तो आप उसके खिलाफ जो है डायल कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। या उतना लफड़ा में क्यों पढ़ना है, हम लोग पढ़े अपना, बस खुद को समझे। हम लोगों को जो अपना हो तो ऐसा काम ना करे। हम संभल जाएंगे तो समाज संभल जाएगा, समाज संभल जाए तो एक पंचायत संभल जाएंगे, पंचायत सुधर जाए तो प्रखंड सुधर जाएगा, प्रखंड सुधर जाए तो जिला सुधर जाएगी, और जिला सुधर जाएगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। तो पूरा देश को कड़ी से कड़ी कानून बना के हम सुधार नहीं सकते हैं, बल्कि पहले हम खुद सुधरे, हमसे एक परिवार सुधरे, परिवार से एक समाज सुधरेगा, समाज से एक गांव सुधरेगा, गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से फिर जिला, और जिला से राज्य, राज्य से देश सुधर जाएगा। इसलिए दुनिया को सुधारने से पहले हम खुद को सुधारें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एमनियोसिंथेसिस, हमको विश्वास है कि आपको पूरे समझ में आ गए होंगे कि एमनियोसिंथेसिस क्या है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसको निकाला जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको इससे बन जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बस इस चैप्टर में मात्र 12 प्रश्न थे जो VBI थे। ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते, लेकिन सही प्रश्नों को नहीं, 12 प्रश्न VBI थे जिसका हमने डिस्कशन किया। आशा है आप इन प्रश्नों को बार बार देखेंगे। जो हमने डीपली डिस्कशन किया है उससे आपका बहुत सारा सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है। जैसे मैं आपसे पूछ दे अभी इस समय कि एमनियोसिंथेसिस क्या है, तब परिभाषा के अनुसार से बता सकते हैं कि एमनियोसिंथेसिस वह तकनीक है जो भ्रूण में बच्चों को आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से हमारा छोटा चैप्टर था, मात्र 12 प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। यह प्रश्न समाप्त हुए। आप इन प्रश्नों को कमांड करेंगे और अपने पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, और हमको आशा है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे हम चैप्टर नंबर 5 के वीडियो में। धन्यवाद।